हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्वेल्थ क्लास ऑफ एथिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉज क्या होते हैं, ठीक है, और इनके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप है लॉ का पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब सरकार जो लॉ बनाती है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में लॉ क्या बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है। जो स्टेट्स हैं उनमें जो उनके लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ बना रहे हैं, तो वो जो लॉ बनाएंगे उसको बोला जाता है पॉजिटिव लॉ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी एक्ट का। मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और ये तो हो गए जो लॉ जो एक्ट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो भी एक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स लाइक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये जो अभी लास्ट ईयर पास किया है, जिसने 1/3 रिजर्वेशन दिया है वुमेन को इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब दूसरा है नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ। अब नेचुरल लॉ क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइट और जस्टिस हेल्ड टू बी कॉमन टू ऑल ह्यूमंस एंड डिराइव्ड फ्रॉम नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स रीजन रादर देन फ्रॉम द रूल्स ऑफ सोसाइटी और पॉजिटिव लॉ। मतलब नेचुरल लॉ वो है, मतलब जिसको ऐसा माना जा सकता है कि ह्यूमन अपने रीजन से जो सोचे कि ये लॉ हो सकता है, और वो हमें नेचर ने दिया है, रादर वो किसी ऐसा नहीं है किसी पार्लियामेंट ने बनाया, किसी लेजिस्लेचर्स ने बनाया। वो ह्यूमन अगर अपने रीजन से सोचे तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब ये नेचर ने सबको दिए हैं, हर जितने भी ह्यूमन है सबके लिए कॉमन है, वो सबको वो नेचर ने जो लॉ बनाया वो सबके लिए सेम बनाया है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी। मतलब आप सोचिए कि राइट टू लाइफ जो है वो अगर हम अपनी कॉमन सेंस से भी सोचें तो जीने का अधिकार तो नेचर की तरफ से सबको मिला है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं नेचुरल लॉ के। अब थर्ड, रिलीजियस लॉ। रिलीजियस लॉ मतलब एथिकल एंड मोरल कोड्स दैट कम फ्रॉम रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। मतलब रिलीजन्स में जो लिखा हुआ है, रिलीजन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो मोरल कोड्स बनाए गए, उसके हिसाब से जो लॉ बनाए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शरिया लॉ। शरिया लॉ मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या है, हिंदूज के जो पर्सनल लॉ हैं उनको गाइड करता है कि किस तरह के हिंदू के पर्सनल लॉ किस तरह के होने चाहिए। अब हमने तीन चीज, हमारा जो टॉपिक था उसमें लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये किस तरीके से हमारे बिहेवियर को एथिकल बनाते हैं। तो हमने लॉ के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा देखते हैं रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं फ्रेम्ड बाय एग्जीक्यूटिव अंडर एनी लॉ, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। मतलब जो पार्लियामेंट होता है वो तो एक एक्ट, पार्लियामेंट जो होता है वो एक एक्ट पास कर देता है, ठीक है, पार्लियामेंट ने वो लॉ पास कर दिया। अब जो वो लॉ होगा, वो जो एग्जीक्यूटिव होगा, पार्लियामेंट क्या करेगी, उसका एक स्केलेटन बना देगी, ठीक है। अब जो उसके अंदर जो जो एग्जीक्यूटिव है वो वेरियस रूल्स पास करेगा, ठीक है, वो वेरियस रूल्स पास करता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, ठीक। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, रूल्स बाय रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी और आरबीआई, ठीक है। सेबी और आरबीआई जैसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स निकालते रहते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज किसी एक्ट के अंदर रूल्स निकालते रहते हैं, स्टेट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूल्स बना सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं, ये जो प्लास्टिक वेस्ट के रूल्स हैं, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पास किए हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसने तो एक स्केलेटन दे दिया कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब जो उसके अंदर जो और भी ज्यादा स्पेसिफिक चीजें होंगी तो वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, रूल्स नोटिफाई करेगी और उन रूल्स में बताएगी। जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं तो इसमें लिखा हुआ कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये रूल्स जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव फ्रेम करता है, ना कि लेजिस्लेचर। अब अगला रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होती हैं, दे आर प्रिस्क्रिप्शन बाय अथॉरिटी इन ऑर्डर टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम, ठीक है। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या रेगुलेशंस बनाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये रेगुलेशंस अफेक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो उसमें जो टॉप लेवल अथॉरिटी है वो कुछ रेगुलेशंस बनाएगी कि इनको कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो वो होगा रेगुलेशंस। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे, जो सिलेबस का हिस्सा है, कि मतलब ये किस तरीके से सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस हैं, ठीक है। मतलब किस तरीके से जो रूल्स हो गए, लॉ हो गए, ये किस तरीके से रेगुलेशंस हो गए, ये किस तरीके से हमारा बिहेवियर जो है उसको एथिकल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, लॉ कैन इम्बाइब एथिकल वैल्यूज इन पीपल, ठीक है। लॉ जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर और जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर एथिकल वैल्यूज ला सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ठीक है, कि लॉ किस तरीके से सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है।
अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। अब उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक। अब आप ना अलग अलग डायमेंशन में सोचना शुरू करो, सोसाइटी के डायमेंशन में, पॉलिटी के डायमेंशन में, इकोनॉमी के डायमेंशन में, आईआर के डायमेंशन में, एनवायरमेंट के डायमेंशन में, ठीक है। इसको पेस्टल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, पेस्टल पेस्टल प्रिंसिपल, इस वे में आप सोच सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, लीगल, इसमें आईआर नहीं है, एक आईआर डायमेंशन है, वो भी ऐड कर लो, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम सोसाइटी के रेस्पेक्ट में सोचना शुरू करते हैं कि लॉज किस तरीके से बिहेवियर को एथिकल बनाएंगे। अब सबसे पहले हम सोसाइटी का डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं वैल्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, सेकुलरिज्म आर्टिकल 25, फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आर्टिकल 51 है, इक्वालिटी आर्टिकल 14, लिबर्टी। तो देखो ये सब जो वैल्यूज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। सेकुलरिज्म लिखा हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो बताती हैं कि हर एक सिटीजन की क्या क्या ड्यूटीज हैं, और इक्वालिटी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में। तो ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई वैल्यूज है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं तो धीरे धीरे जब लोग इन सबको समझते हैं तो उनके भी बिहेवियर में धीरे धीरे आना शुरू होता है ये, ठीक है। उनके भी बिहेवियर में, जैसे सेकुलरिज्म है अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उसी हिसाब से इंडिया की जो सोसाइटी है वो सेकुलर हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो धीरे धीरे ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। लोग जैसे जैसे लॉ को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करेंगे, तो वो धीरे धीरे जान जाएंगे कि अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और गवर्नमेंट वेरियस एक्ट्स पास करती है, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, पॉश एक्ट हो गया। तो ये सब एक्ट किस लिए हैं? ये सब एक्ट इसीलिए हैं कि मतलब ये किसी चीज को रेगुलेट करेंगे, उसी के हिसाब से जो लोगों का बिहेवियर होगा वो भी एथिकल हो जाएगा। जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसने डाउरी को प्रोहिबिट किया तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि भाई डाउरी लेना और देना बिल्कुल सही नहीं है, तो उनका बिहेवियर जो है वो इस ओर मोल्ड होता चला जाएगा, मतलब थोड़ा एथिकल हो जाएगा। अब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, ठीक है, ये सब लॉज जो हैं, लॉज की वजह से लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, ठीक है। पॉश एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब जब ये एक्ट बना उससे पहले बहुत ऐसे केसेस आते थे कि जहाँ पे वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, लेकिन इस एक्ट बनने के बाद लोगों के अंदर एक डर बैठा कि नहीं ये सब गलत है, तो उनका बिहेवियर हम बोल सकते हैं वो टुवर्ड्स एथिकल जा रहा है, ठीक। यूएपीए एक्ट हो गया टू पनिश टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये जो एक्ट्स है ना ये सोसाइटी के लिए, अब हमने सोसाइटी के डायमेंशन से देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये जो रूल्स हो गए, एक्ट्स हो गए, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं। अब हम दूसरे डायमेंशन में सोचेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिक्स के डायमेंशन में सोचिए, ठीक है। अब आपको ना जो भी पॉइंट आए आप वो पॉइंट लिख सकते हैं, ये मुझे जो पॉइंट अच्छे लगे मैंने वो पॉइंट्स लिख दिए। अब इसका देखिए सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी ये क्या रेगुलेट करता है, अगेंस्ट, ये है अगेंस्ट हेट स्पीच। मतलब ये सेक्शन बोलता है कि जो हेट स्पीच है, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हेट स्पीच दे सकते हैं किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उसको ये बैन करता है, ठीक है, सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, उनके बिहेवियर को एथिकल बना रहा है। अब आरपीए सेक्शन 83 है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई सिटिंग एमएलए या एमपीज हैं वो कोई ऐसा क्राइम करते हैं जिसकी पनिशमेंट जो है 2 साल से ज्यादा है, तो वो उस पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट और उससे फर्दर 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सब जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्ट्स जो हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि लॉ बना तो इनका जो बिहेवियर है वो रेगुलेट हुआ उससे, ठीक। अब हम इकोनॉमिक डायमेंशन में देखते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन में आईपीसी सेक्शन 489C ये क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर काउंटरफीट करेंसी। एनडीपीएस एक्ट ये क्या प्रिवेंट करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये जितने लॉज हैं देखो, ये इकोनॉमिक डायमेंशन में हम देख रहे हैं कि कैसे ये आदमी के बिहेवियर को एथिकल बना रहे हैं। मतलब अगर कोई करेंसी फेक करेंसी बनाएगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब उनके बिहेवियर को एथिकल बना रहे हैं। अब एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में सोशल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ये लॉज, ये सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए रूल्स बने हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये किस लिए है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, पेड़ों को नहीं काटना है। तो ये सब एक्ट्स जो है ना एक तरीके से ह्यूमन का
बिहेवियर रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे अब ये सोशल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, अब इसके हिसाब से क्या होगा, जो लोग जब इसको लॉ रूल्स को फॉलो करेंगे इनको, तो वो सॉलिड वेस्ट जो है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। जैसे कि सेग्रीगेट करेंगे अपने हाउस में कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग डस्टबिन में रखना है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग डस्टबिन में रखना है। तो इस हिसाब से उनका बिहेवियर जो है वो रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, और एथिकल बन रहा है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें है जेनेवा कन्वेंशंस, ठीक है, ये आपने सुना होगा, जेनेवा कन्वेंशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये रेगुलेट करते हैं एथिकल बिहेवियर ऑफ नेशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। जैसे कि जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तब क्या था, इंडिया के जो पायलट थे अभिनंदन, तो वो वहीं पे उनका जो प्लेन था वहीं क्रैश हो गया था और वो वहीं पे पीओके में ही वो गिर गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट कर लिया था। बट क्योंकि जेनेवा कन्वेंशंस थी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट इस तरह की कोई मतलब उनके साथ कोई गलत एक्शंस नहीं किए, उन्होंने उनको इंडिया को वापस लौटाया। तो ये एक तरीके से जेनेवा कन्वेंशंस ने क्या किया कि मतलब स्टेट का जो बिहेवियर है उसको भी एथिकल बनाया। अब दूसरा पढ़ते हैं इसमें, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब डिप्लोमेट्स को कैसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये वियना कन्वेंशन सिखाती है ना। तो एक ये सब क्या कर रहे हैं, ये स्टेट का बिहेवियर रेगुलेट कर रहे हैं कि मतलब स्टेट को जब इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से स्टेट का बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, उसको एथिकल बना रहे हैं। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है इनकी, ठीक है। अब सबसे पहला है इनएबिलिटी टू एनफोर्स लॉ, मतलब लॉ तो बनते हैं लेकिन वो एनफोर्स नहीं हो पाते। ये सेम चीज बोली है गुनार मिडरल ने एक बुक लिखी है एशियन ड्रामा, उसमें उन्होंने इंडिया को बोला है सॉफ्ट स्टेट, इंडिया को उन्होंने बोला है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट का मतलब है कि यहाँ लॉ बनते तो हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाते, जो स्टेट है हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। दूसरी लिमिटेशन पढ़ते हैं, ये आउटडेटेड लॉज, मतलब लॉ तो हैं लेकिन वो बहुत पुराने हैं। सोसाइटी अब बहुत आगे बढ़ गई है लेकिन लॉ अभी भी बहुत पुराने, अंग्रेजों के जमाने के लॉ अभी तक हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देते हैं आईपीसी 1860, ठीक है, आईपीसी जो है वो 1860 का लॉ है, लेकिन अभी वो इतना पुराना था, लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर रहे हैं बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड लॉज, जैसे लॉ बनते हैं लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो आम आदमी को समझ में ही नहीं आते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे सर आइवर जेनिंग्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया एज लॉयर्स पैराडाइज, मतलब उन्होंने बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब जनरल आदमी को तो समझ में आएगा नहीं, और लॉयर्स और जुडिशरी उसको डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि उसको और कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब अगला पॉइंट है टू मेनी लॉज, मतलब बहुत सारे लॉज हैं किसी एक चीज के ऊपर, जैसे कि लेबर लॉज, ठीक है। लेबर लॉज में क्या था, पहले बहुत सारे लॉज थे, सेंट्रल के भी लॉ थे, अपने स्टेट के भी लॉ थे, क्योंकि लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो इससे बचने के लिए अभी क्या हुआ है, कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, ठीक है। अलग अलग कोड्स आ रहे हैं लेबर के, जैसे वेज कोड हो गया, ठीक है, सेफ्टी के लिए अलग से कोड हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको समझते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी लॉ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे देते हैं। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कर दी कि मतलब चालान हुआ तो उसके रेट्स बहुत हाई कर दिए। तो इससे भी क्या होता है ना, इससे क्या होता है, लोग ना लॉ से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो जाता है कि वो भी फॉलो होना बंद हो जाता है, उसकी जगह करप्शन होना चालू हो जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए ट्रैफिक लॉ में आपने एक पेनल्टी पहले 1000 रुपए की थी चालान की, अब आपने उसे बढ़ा के 10,000 कर दिया, तो 1000 रुपए की पेनल्टी तो आदमी एक बार को दे सकता था, ठीक है, लेकिन अब जब आपने 1000 की बजाय 10,000 की पेनल्टी कर दी, तो वो क्या करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके। हो सकता है जो पुलिस वाला जो उसका चालान काट रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो उसका क्या कर देगा, उसको ब्राइब दे देगा वो, ठीक है, उससे बचने के लिए। तो अगर कभी कभी बहुत ही ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बना लेते हैं ना, तब भी उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला लिमिटेशन है डिले इन पनिशमेंट, है ना। हमारे यहाँ पे क्या है कि जुडिशरी में केसेस लंबे लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे देखा जाए तो 4.5 करोड़ केसेस हैं जो कि इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये डेटा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसका डेटा है ये। अगला है पॉलिटिकल प्रेशर ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो ऑटोनॉमी में काम नहीं कर पाती, जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती हैं जो सरकार होती है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीबीआई को, सीबीआई एज
एज केज्ड पैरेट, है ना, सीबीआई एज केज्ड पैरेट, उन्होंने बोला है कि ये केज्ड पैरेट की तरह है, ये ऑटोनोमस नहीं है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अच्छे से कंट्रोल करती है। अब जैसे ईडी का भी आजकल जो अपोजिशन है ईडी का बहुत विरोध कर रहा है कि ईडी क्या है, सेंटर के इशारों पे चल रही है, और जो अपोजिशन है उनके जो मेंबर्स हैं उन पे फेक एलिगेशंस लगा के उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये आरोप लगते रहते हैं इन सेंट्रल एजेंसीज के अंडर कि ये ऑटोनोमस नहीं है। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक, अब सेकंड एआरसी ने बोला है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शुड एंजॉय फंक्शनल ऑटोनॉमी, मतलब इनको फंक्शनल ऑटोनॉमी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं, कि इनको जिस तरीके से सरकार चाहे उस तरीके से इनसे काम करा सकती है, ओपोजिशन के अगेंस्ट काम करा सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जो ठीक है उसी हिसाब से, लॉज के हिसाब से वो काम करें और लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मतलब ऐसा नहीं पॉलिटिकल विल के हिसाब से इंप्लीमेंट करें। अगला पॉइंट है अमेंडमेंट एंड रिपील ऑफ आउटडेटेड लॉज, मतलब जो पुराने लॉज हैं उनको रिपील करते रहो या फिर उन्हें अमेंड करते रहो, जिस हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही है उसी हिसाब से उनको चेंज करते रहो। इसका एक एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस, मतलब लॉ कमीशन जो होता है ना वो टाइम टू टाइम रिकमेंड करता रहता है कि अपनी रिपोर्ट्स में कि ये जो लॉज हैं ये पुराने हो गए, इनकी जगह ये नए लॉ लाने की जरूरत है। ठीक, अगला पॉइंट है क्लैरिटी इन लॉज सो एज टू रिड्यूस डिस्क्रिशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। कभी कभी क्या होता है ना, लॉ जो होता है ना वो बहुत क्लियर नहीं होता बहुत सारी चीजों में, तो उस केस में क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है, जो सिविल सर्वेंट होता है, उसके पास डिस्क्रिशन आ जाती है, तो उस केस में क्या करता है वो उसका मिसयूज भी कर सकता है या फिर गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो लॉ जो होने चाहिए ना वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। अब नेपोलियन बोनापार्टे, इन्होंने क्या बोला, इनकी लाइन पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है लॉ शुड बी सो सिंपल दैट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय अ पीजेंट एंड इट शुड बी सो स्मॉल दैट इट शुड बी केप्ट इन पॉकेट। मतलब इन्होंने बोला है कि लॉ जो है बहुत छोटा होना चाहिए और बहुत क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए ताकि हर आदमी उसको समझ सके। ऐसा ना हो कि मतलब आदमी को लॉ समझ में ही नहीं आ रहे हैं और तुमने लॉ बना रखे हैं, फिर उस केस में क्या होगा, जब आदमी को लॉ समझ में ही नहीं आएंगे तो वो इंप्लीमेंट ही कैसे होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ केसेस इन जुडिशरी। जुडिशरी को भी टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ केसेस करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक लॉ का डर बैठे। अगर मान लीजिए 20-20 साल तक डिसीजन ही नहीं आते तो जो लोग होंगे वो तो लॉ से डरेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके लिए एक लाइन है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये काफी कॉमन है, आपने पढ़ी होगी ये पहले भी। अब देखिए ये सब सॉल्यूशंस हैं कि किस तरीके से हम लॉ बनाएं अच्छे और उनको इंप्लीमेंट करें। जब अच्छे लॉ बनेंगे और उनको हम इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे तभी तो लोग जो होंगे वो लॉ से डरेंगे, और लॉ से अगर वो डरेंगे तो उनको फॉलो करेंगे, और उनको फॉलो करेंगे फिर जो उसमें लिखा हुआ है उसको जब फॉलो करेंगे तब जाके उनका बिहेवियर एथिकल होगा। ठीक है, तभी तो जाके उनका बिहेवियर एथिकल होगा, वरना अगर लॉ बना दिए और लोग इंप्लीमेंट हो नहीं रहे तो लोग तो अपना अनएथिकल मतलब कुछ भी करते रहेंगे। एथिकल तो वो तभी बनेंगे ना जब लॉज को वो फॉलो कर पाएंगे, फॉलो तब करेंगे जब लॉ अच्छे बनेंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट होंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे लॉज को अच्छे से यूज किया गया है, लॉज रेगुलेशंस को। एक एग्जाम्पल है किरण बेदी का। किरण बेदी ने बनाई थी रेगुलेशंस फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स इन तिहाड़ जेल, मतलब तिहाड़ जेल में उन्होंने कुछ अच्छी रेगुलेशंस बनाई थी जिससे उस प्रिजन में रिफॉर्म्स हुए थे। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या किया था, she arranged separate barracks for hardened criminals who had been using their time in prison to recruit gang members, sell contraband and extort money। मतलब जो लोग क्रिमिनल्स गलत काम कर रहे थे उनके लिए उन्होंने सेपरेट बैरक्स बनाई थी। तो एक तरीके से उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म किया था तिहाड़ जेल में। तो ये इन्होंने रूल्स को रेगुलेशंस का इनका यूज करके किया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रिजन रिफॉर्म्स हुए और जो प्रिजनर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो कुछ कुछ एथिकल हो गया होगा, है ना, वो उनका बिहेवियर एथिकल हो गया होगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि लॉ किस तरीके से बिहेवियर को एथिकल कर सकते हैं। अब हम कोट्स पढ़ लेते हैं लॉज के ऊपर। एरिस्टोटल ने बोला लॉ इज अ रीजन फ्री फ्रॉम पैशन, मतलब लॉ जो होना चाहिए फ्री फ्रॉम पैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के फेवर में हो, इम्पार्शियल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, है ना। लॉ इज रीजन, मतलब रीजन रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनकी क्या कोट है, ये बोलते हैं मोरालिटी कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड बट बिहेवियर कैन बी रेगुलेटेड। मतलब
हम इस तरीके के लॉस तो नहीं बना सकते कि भाई लोगों को ऐसे मॉडल होना चाहिए, ये इस तरीके से काम करना चाहिए, सारी मॉडलिटी के ऊपर लॉ नहीं बना सकते, बट उनके बिहेवियर को हम रेगुलेट जरूर कर सकते हैं ना। लॉ से उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम मॉडलिटी ऊपर से लॉ बनाए और सबके अंदर आ गई, नहीं, उनके हम जो लॉज बनाएंगे और लॉज को जब लोग फॉलो करेंगे तो उनका बिहेवियर रेगुलेट हो सकता है, ठीक है। अब अगला ये बोलते हैं, जुडिशियल डिक्रीज मे नॉट चेंज द हार्ट बट दे कैन रिस्ट्रेन द हार्टलेस। मतलब जुडिशियल की जो डिक्रीज होंगी ना, ऑर्डर्स होंगे, वो लोगों का हार्ट तो नहीं बदल सकते। मतलब किसी क्रिमिनल को ऐसा नहीं कि उसका दिल ही बदल दिया, वो बहुत अच्छा आदमी बन गया उनके ऑर्डर से, नहीं, बट दे कैन रिस्ट्रेन द हार्टलेस, मतलब वो क्राइम फर्दर वो क्राइम कमिट ना करें, तो इतना वो कर सकते हैं जुडिशियल डिक्रीज। सो थैंक यू गाइज, इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में।